तो 2022 में जो मेरा पहला प्री निकला उसमें जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी। कहीं ना कहीं हम सब रोते हैं, ये चाहते हैं कि कोई मुझे ये कह दे कि नहीं यार तू कर लेगी। तब ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, ऐसे दिन भी आएंगे कि बुक्स उठाने में भी हालत खराब हो जाएगी। दोनों ही बार आपने मेंस क्रैक किया है, तो मेंस क्रैक होता कैसे, उसका कोड बता दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है। इतना एग्जाम ने मुझे नहीं हराया जितना मैंने खुद को ही बार बार हरा दिया है। अपने मन में हर रोज ही हार जाती थी कि अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा। आर यू हैप्पी विथ योर रैंक? हाँ, मतलब डेफिनेटली थोड़ा बेटर हो सकता था। जिंदगी का एंड तो शादी ही है। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो शादी हो जाएगी। मेन के ऊपर भी ये रहता है कि एक एज के बाद उनको भी कमाना शुरू करना पड़ेगा। पहले में 2 नंबर से रह गया, दूसरे अटेम्प्ट में 1 नंबर से भी कम से रह गया। ओके। और थर्ड अटेम्प्ट 2021 का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा सी सेट रह गया। मेरे इनिशियल अटेम्प्ट से जो सबसे बड़ी गलतियां मेरी रही हैं वो यही है कि हेलो नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने इस यूपीएससी टॉपर्स की सीरीज़ में कई सारे टॉपर्स से आप मिले हो, कई सारे टॉपर्स की आपने स्ट्रैटेजी जानी, उनके माइंडसेट जाने, अप्रोच जानी कि वो एग्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं, साथ ही उन्होंने किस तरह से उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। इस एपिसोड में आज हमारे साथ है नए यूपीएससी टॉपर जिनका नाम है मिस प्राख्या। इन्होंने यूपीएससी 2023 में 584 रैंक के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। ये इनका 5th अटेम्प्ट था। जानेंगे कि जब आपका अटेम्प्ट बैक टू बैक नहीं निकलता तब आपका माइंडसेट क्या हो जाता है, तब आपका मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है और कैसे उसके बाद भी आप प्रिपरेशन में लगे रहते हो और वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आप कैसे अपने आप के अंदर इनकलकेट करते हो। इस एपिसोड में बहुत सारी बातें होगी, बहुत डेप्थ में होगा। मेक श्योर कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू इंडियन एस्पिरेंट शो। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। प्राख्या जी, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे। थैंक यू सो मच आशीष। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। क्या कुछ हो रहा है रिजल्ट के बाद? ये क्वेश्चन हम जनरली हर टॉपर से पूछते हैं क्योंकि रिजल्ट के पहले आपकी एक अलग लाइफ चल रही होती है और रिजल्ट के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। आपके साथ वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब डेफिनेटली लाइफ तो चेंज हो गई है अभी, क्योंकि रिजल्ट आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, तो फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है लाइफ। पर अभी भी थोड़ा वही है, मतलब ऐसा इतने 5 साल हो गए हैं क्योंकि उस घबराहट में रहते रहते, तो अभी थोड़ा आदत नहीं हुई है नॉर्मल जिंदगी जीने की भी, पर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। जब आपने देखा लिस्ट पे अपना नाम, क्योंकि 5th अटेम्प्ट मतलब बहुत क्रूशियल स्टेज पे आप होते हो, उसके बाद लिस्ट में अपना नाम आना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या कुछ हुआ जब लिस्ट में आपने अपना नाम देखा? तो एक्चुअली ना, पिछली बार मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई थी, तो मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, तो मेरे मम्मी पापा बाकी लोग भी, मतलब वो लोग काफ़ी परेशान भी हो गए थे। कुछ मेरा थोड़ा ऐसा रहता ही था कि रोना पीटना तो चलता ही रहता था। मतलब उन लोगों को बुरा लगता था, मैंने तो उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझ ही लिया था कि चलो ठीक है, हर रोज़ अपना 5-10 मिनट निकालो रोने के लिए, उसके बाद वही अपना पढ़ लो बाद में। तो इस बार के प्री के बारे में भी मैंने नहीं बताया था मेरे पापा को कि मैं एग्ज़ाम, मतलब मैंने प्री दिया भी है। तो इस बार, मतलब इस बार के तो जो मेरे फोटोज हैं वो भी पिछली बार के ही फोटोज हैं जो इंटरव्यू के बाहर मतलब यूपीएससी के बाहर हमने खिंचाए थे वही पेरेंट्स के साथ। इस बार का किसी को पता नहीं था कि प्री दिया है, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी मैं दे आई। और इस बार का इंटरव्यू, हालांकि मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरा इंटरव्यू भी था, पर मैंने नहीं बताया था मेरे पेरेंट्स को भी। फिर फाइनल रिजल्ट आया तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आ जाओ जल्दी से क्योंकि वो भी ऑफिस थे। तो फिर हम लोग गए मेरे पेरेंट्स के पास। मतलब सबसे पहले ऑब्वियसली, उससे पहले रिजल्ट आने के बाद पापा को 1-2 लोगों के फ़ोन आए थे कि पिछली बार भी आपकी बेटी ने दिया था तो इस बार भी दिया था, क्या रहा। तो पापा को थोड़ा ये था कि अरे अब लोग पूछ रहे हैं और क्या बताऊँ, हमारी बेटी ने तो इस बार दिया ही नहीं है एग्ज़ाम। तो जब मैं गई तो वो एकदम बेड पे ऐसे लेटे हुए थे। फिर मैंने जाके उनको बताया तो वही मम्मी पापा बहुत इमोशनल हो गए। उसके बाद तो वो लोग भी काफ़ी खुश हैं कि ठीक है फाइनली। नाइस। एक बार थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। आपका बैकग्राउंड एक बार बता दीजिए पूरे ऑडियंस को कि स्कूलिंग कैसे हुआ, वहाँ से लेकर के कैसे यूपीएससी तक का पूरा ये जर्नी रही है। मेरा जो स्कूलिंग है वो माता नंदपुर स्कूल से हुआ है। ठीक है। और मतलब क्योंकि मेरा जो बादली गांव है वो बॉर्डर पे पड़ता है दिल्ली और हरियाणा के। तो जो मेरा स्कूल है वो दिल्ली में होता था, मेरा गाँव जो बादली है वो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। हालांकि रास्ता 15 मिनट का ही है, पर हम कह सकते हैं कि वो दिल्ली में था। तो इनिशियल स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद 11th-12th मैंने, मेरी कज़न है उनकी अकेडमी है तो वहाँ से मैंने 11th-12th किया था। और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था।
एक साल मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन किया था, फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा जो प्रीलिम्स है वो 2 नंबर के करीब से रह गया, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। और मतलब मुझे थोड़ा समझ आ भी गया था कि अगर मैं थोड़ा मेहनत करूंगी तो शायद मैं निकाल लूंगी। उसके साथ ही वो चीज़ भी थी कि यार आज तक मेरे घर में कभी किसी ने किया नहीं है, तो चांसेस हैं कि मतलब शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने बीएड में भी एडमिशन ले लिया था। ठीक है। तो साथ में मैंने बीएड भी करती रही, 2 अटेम्प्ट और दिए, उनमें भी प्री नहीं निकला। पर हर एक में ना थोड़ा रे ऑफ होप जो जहाँ से आ रहा था वो ये था कि पहले में 2 नंबर से रह गया, दूसरे अटेम्प्ट में 1 नंबर से भी कम से रह गया, और थर्ड अटेम्प्ट 2021 का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा सी सेट रह गया, वो भी 1 नंबर से कम से सी सेट रह गया। तो आई वाज, और मतलब इससे पहले क्योंकि मेरा जीएस नहीं हो रहा था, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जीएस का स्कोर 113 चला गया और सी सेट रह गया। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैसे करना है चीज़ों को। तो फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी चेंज किया अपना, तो फिर प्रीलिम्स के लिए चीज़ें हो गई। पर क्योंकि अभी तक प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते जा रही थी, मेंस का इंटरव्यू का कभी सोचा ही नहीं इतना। तो फिर 2022 के अटेम्प्ट में चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं थी। 23 में पिछला जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है सबसे सीख के मैंने थोड़ा सा बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, जो कि हो गया इम्प्रूव हो गया। तो थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी कि मेरे एफर्ट्स भी थे, पर उससे कहीं ज़्यादा है कि मैं इस बार फॉर्चुनेट इनफ थी कि इस बार मैं निकाल पाई एग्जाम। नाइस। अगर इसकी बात करें तो जैसे आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी स्टार्ट किया, कई सारे एस्पिरेंट होते हैं जो उस वाई को फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं कि हम यूपीएससी कर क्यों रहे हैं। आपके साथ पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि यार मुझे यूपीएससी इसलिए करना चाहिए, आपने क्यों, कैसे फिगर आउट किया? एक तो मुझे ये था क्योंकि मेरे जिस बैकग्राउंड से मैं रही हूँ, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलना ही सबसे बड़ी बात है। तो फिर मेरे प्लान बी में भी जैसे आप देख रहे हो कि टीचिंग में ही जा सकती थी मैं। बीएड के बाद मैंने सीटेट एचटेट क्वालिफाई किए थे, तो वही था कि प्लान बी टीचर ही था। ठीक है। और उसके अलावा फिर मतलब मुझे ये था कि ठीक है मतलब ये तो मैं कर लूँगी, पर क्योंकि पढ़ाई में तो मैं ठीक रही हूँ हमेशा से, तो थोड़ा और मेहनत कर लूँगी तो शायद कर सकती हूँ। मतलब अभी तक जो फैमिली में नहीं किया है शायद मैं कर पाऊँ वो। और इसके अलावा मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो आईपीएस था। मतलब मेरे दोनों ही अटेम्प्ट में अभी मेरे पापा जो हैं वो हरियाणा पुलिस में रहे हैं, तो पुलिस के लिए मतलब थोड़ा सा हमेशा से ही मुझे ये था कि अगर मतलब सिविल सर्विसेज में जाऊंगी तो आईपीएस ही मैं बनना चाहती हूँ। नाइस। अच्छा, यूपीएससी जब सिलेक्ट किया आपने और फिर बैक टू बैक हमने देखा कि फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा है, थर्ड नहीं हो रहा है, फोर्थ में मेंस आपने लिखा है, फिर फिफ्थ में आपको फाइनल सिलेक्शन मिला। और इसके पहले जब आप अपने बारे में बता रहे थे स्टार्टिंग में, तब यू सेड कि आप बहुत ज़्यादा लाइक रोना धोना तो रोज़ चलता ही था। तो इतनी बार जब अटेम्प्ट नहीं निकलता तो उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है, और उसके बाद भी वो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट लेके आप कैसे कंटिन्यू रहे हो? मतलब मैंने ना पहले मैं दूसरों से थोड़ा वो चाहती थी कि नहीं यार थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर दो कि मतलब कहीं ना कहीं हम सब रोते हैं, ये चाहते हैं कि कोई मुझे ये कह दे कि नहीं यार तू कर लेगी। तो वो शुरू में मतलब मैं दोस्तों से, मम्मी पापा से, इन लोगों में वो मोटिवेशन ढूंढती थी कहीं ना कहीं। पर बाद में फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि यार मतलब कोई भी नहीं करवा सकता। मुझे लगता था कि बस कोई एक दिन आके एकदम ऐसा जादू की कोई छड़ी घुमाएगा और मैं उसके बाद तो मेरा मोटिवेशन भी पीक पे चला जाएगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी लूंगी, रोना धोना भी बंद हो जाएगा। पर फिर वो धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि यार ये सब तो चलता रहेगा। मतलब ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, ऐसे दिन भी आएंगे जब नहीं बुक्स उठाने में भी मतलब हालत खराब हो जाएगी। पर ऐसे दिनों को कैसे टैकल करना है वो धीरे धीरे आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो फिर वो धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया। उसके बाद मेरा ठीक था, मतलब मेरे हस्बैंड रहे हैं जो कि ठीक है अगर रोना धोना चल रहा है तो वो काफी चिल है, ठीक है रो लो उसके बाद पढ़ लेना। तो उन सब चीजों से भी मतलब वही है कि अभी धीरे धीरे आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा और आपको कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी कि आपको मोटिवेट भी मतलब खुद को ही करना है। जब आप हार मान जाओगे तो एक टाइम के बाद लोग भी नहीं मतलब वो लोग भी कहना बंद कर देंगे ठीक है कुछ और कर लो। पर जब तक उन लोगों को दिख रहा है कि हाँ आप कर रहे हो मेहनत, तो बाकी लोग भी आपका साथ तभी दे सकते हैं जब आप खुद का साथ दे रहे हो। करेक्ट है। अच्छा, मोटिवेशन के बारे में जब आपने बात की कि आप वो एक्सटर्नल मोटिवेशन देख रहे थे कि कोई आके बता दे कि यार तू कर सकती है, तो आप थोड़ा सा पीक पे चले जाओ और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। आई पर्सनली फील कि मोटिवेशन एक समय तक के लिए एक तो टेम्परेरी रहेगा, सेकेंड चीज़ की एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना काम नहीं करेगा जितना सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ इंस्पिरेशन जितना काम कर सकती है।
इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि देर आर पीपल इन दिस इंडस्ट्री जो मोटिवेशन मतलब कि अगर रोज़ आधा घंटा रील नहीं देखा तो फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, कि जब तक कोई टीचर आके वहाँ ना बोल दे कि यूपीएससी कर लो लाइफ बन जाएगी, तब तक आप यूपीएससी की पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? वही है, देखो मोटिवेशन आपको 1-2 दिन तक रख सकता है आगे, और पर डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। मेरे इनिशियल अटेम्प्ट में जो सबसे बड़ी गलतियां मेरी रही हैं वो यही है कि ऐसा नहीं था मैंने पढ़ाई नहीं की, पर वो कंसिस्टेंटली हो नहीं पाता था। किसी दिन मैंने 16 घंटे का प्लान बनाया है, ठीक है, मैं रात को 3-4 बजे तक पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने अलग अलग टाइम टेबल इस दौरान ना फॉलो करके देखे हैं। पर मुझे फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार मैं ग्रेजुएशन तक मैंने अपना ना जो नेचुरल मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक है मैंने उसको फॉलो किया था कि ठीक है मैं सुबह 4-5 बजे इजीली उठ सकती हूँ, पर रात को मुझे 9-10 बजे नींद आ जाता है, तो फिर उसी को मैं फॉलो करूँ। और दिन में मुझे ऐसा नहीं है कि 14-14 15-15 घंटे क्यों पागल होना है, जब अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगी तो 9-10 में भी वो कर लोगी। और 9-10 घंटा भी हमें तब चाहिए होता है जब मेंस पास आ रहे हैं, प्रीलिम्स पास में आ रहे हैं। जनरली 5-6 घंटे काफी रहता है। वो धीरे धीरे चीजें समझ आई, तो फिर मतलब मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखो। अगर आप शुरू में डिसिप्लिन आप खुद से नहीं ला पा रहे हो तो आप फैमिली से हेल्प ले सकते हो, है ना। जैसे मतलब मेरी मम्मी का रहा था कि अभी शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ भी, पहले भी मम्मी का भी थोड़ा रहता था, मैं चाय पीने के बहाने अगर जा रही हूँ तो थोड़ा टीवी देखने लगी, जाओ पढ़ लो। यहाँ पर भी 9 बजे पढ़ने का टाइम होता था तो मम्मी अरे कुछ काम पड़ा है जाओ तुम पढ़ो। तो वो वहाँ पर फिर फैमिली हेल्प करती है। अच्छा, फैमिली हेल्प के ऊपर भी अगर हम बात करें कि जैसे हम ऑफ द कैमरा की बात कर रहे थे कि हम लोग फैमिली की हेल्प या फैमिली के सपोर्ट पे बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हमारी लाइब्रेरी इंदौर में, और वहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ तो जो सबसे मेजर उनकी प्रॉब्लम होती है एक ये कि सिलेबस कंप्लीट करना तो हो जाएगा बट फैमिली से भैया सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार पापा बोलते हैं कि बेटा कब होगा आपका, कई बार ताने मिल जाते हैं बच्चों को, और वो चीज़ें आपको ना सेल्फ में मतलब अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि आप अब आपको फैमिली का ही सपोर्ट आपके साथ नहीं होगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे एनी विच वे। ऐसे लोग को आपका क्या मैसेज होगा अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है? कितना ज़रूरी है पहले तो फैमिली का सपोर्ट करना, और उन लोगों को कैसे इस चीज़ को टैकल करना चाहिए? देखिए फैमिली सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर एक चीज़ हमें भी थोड़ा समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स और हमारी जनरेशन का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। वो लोग चाहते हैं हमारा भला ही है, पर उसके चक्कर में वो थोड़ा सा कभी ना कभी चीज़ों को बिगाड़ भी देते हैं। तो वो कभी हार्श हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो शायद नहीं बोलनी चाहिए, जो मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट कर देती हैं। मतलब हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाते कि अरे मतलब हो क्या रहा है जीवन में, हम तो करना तो सब कुछ इन लोगों के लिए ही चाहते हैं, उसके बाद फैमिली से ही ऐसा कुछ मिलता है। तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए इन चीज़ों को भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बहुत ज़्यादा फिल्में और ये सीरियल देख के वो ड्रामा में चले जाएं कि वो हर कोई मुझसे नफरत कर रहा है और अब तो मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा। तो उस वाले मोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्होंने भी उस मोमेंट पे ऐसी कुछ चीज़ें बोल दी हैं या फिर कुछ भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी फैमिली है, वो लोग ही हमेशा आपको मतलब वो सपोर्ट करेंगे, वो आपका भला ही चाहते हैं। पर आप थोड़ा समझा के देखो चीज़ें उनको कि ठीक है ऐसे ऐसे है, अगर टाइम लग रहा है। और इससे मतलब अगर किसी के भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनसे भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो आप उन चीज़ों को ये मत करिए कि उनके बच्चे ने कर लिया या फिर ये कर लिया। जैसे अभी मतलब मेरा एग्ज़ाम निकलने के बाद बहुत सारे मतलब रिलेटिव्स थे या फिर ऐसे कुछ पापा के जान पहचान के लोग थे जिन्होंने बोला कि अच्छा हमारे बच्चे को बता दो कैसे करना है, ये करना। मतलब ज़रूरी नहीं आपके बच्चे को यही करना है, जिनको करना है वो डेफिनेटली करो, है ना। उसमें तो मैं भी हेल्प करना चाहूँगी डेफिनेटली, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हैं। मतलब अगर मैं अपने खुद के भाई की भी बात करूँ तो मेरा भाई पढ़ाई में अभी तक थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। मतलब उसका मन होता है पर वो बाकी चीज़ों में बहुत है, कुकिंग का बहुत शौक है उसे। तो बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छा है। तो हम सेम उस पे नहीं, पैरामीटर पे नहीं माप सकते हैं हर बच्चे को। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए कि बच्चा मतलब उसको एक्सप्लोर करने दो थोड़ी चीज़ें, ताकि वो जिस चीज़ में अच्छा है वो वहां पे जा पाए। हर बच्चा एक ही चीज में बेस्ट नहीं हो सकता है, पर अगर आप उसको इंडिविजुअली थोड़ा सा डेवलप होने का टाइम दोगे, थोड़ा सा उस चीज में सपोर्ट दोगे तो वो करेंगे उसको। डू यू ऑल्सो फील कि ये सिविल सर्विस एग्जाम जो है
इसका एक रीज़न सोसाइटल प्रेशर भी हो जाता है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ने देखा कि आपके गांव से कोई अधिकारी बन चुका है तब आपको लगता है, तब उन पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरे घर से भी एक अधिकारी निकले। डू यू फील लाइक कि सोसाइटल प्रेशर में भी ये चीज़ें होती है? हाँ बिल्कुल, मतलब सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी भी क्योंकि मेरा रैंक 584 है, तो बहुत सारे लोगों से मुझे भी ये सुनने को मिला कि अच्छा अभी तो IAS बनने के लिए दोगी ना, दोबारा अटेम्प्ट दोगी ना। तो मुझे लगा नहीं यार, मतलब क्यों, हर किसी को नहीं बनना है, हर कोई बन भी नहीं सकता है, राइट। तो फिर ठीक है, मतलब सोसाइटल प्रेशर तो है इसमें, बहुत बड़ा रीजन रहा है वो। आर यू हैप्पी विथ योर रैंक? हाँ मतलब डेफिनेटली थोड़ा बेटर हो सकता था। ठीक है। आने वाले अटेम्प्ट्स प्लान कर रहे हो आप? दिस इज अ लिटिल बिट डाइसी फॉर मी, क्योंकि अगर सेम रैंक पे मुझे IPS मिल जाता है जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो फिर आई एम हैप्पी विद दैट। और मतलब अभी जो मैं सर्विस एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस रैंक पे, मोस्ट प्रोबेबली वो होगा IRS इनकम टैक्स, क्योंकि वो मेरा थर्ड प्रेफरेंस रहा था। ओके, तो लेट्स सी, मतलब अगर, और उसमें भी मैं चाहूँगी कि पहले मैं काम करके देखूँ, अगर मुझे लगता है कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी, और अगर IPS मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा, डेफिनेटली। राइट। सोसाइटल प्रेशर पे हम वापस आते हैं। सोसाइटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इंडिया, और हम लोग क्योंकि इस एग्ज़ाम की UPSC एग्ज़ाम की बात करें तो UPSC एग्ज़ाम में मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट वो आते हैं जो किसी टायर 3 टायर 4 सिटीज़ से, यानी कि गांव या कस्बे या तहसील लेवल से ज़्यादातर लोग आते हैं मेजॉरिटी ऑफ। वहाँ पे हम देखेंगे तो सोसाइटल प्रेशर में मैन और वुमेन दो अलग अलग काइंड ऑफ एग्जर्ट होगा। मेल को जनरली ये प्रेशर नहीं रहता है कि अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला, 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला तो शादी करवा देंगे, बट कंपैरेटिवली फीमेल्स के ऊपर ये प्रेशर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है कि 1 साल 2 साल 3 साल का एक हमेशा वो बाउंड्रीज मिलेगी कि भाई इसी में क्लियर करना है, अदरवाइज शादी तो हो जाएगी। उस चीज को कैसे टैकल करना चाहिए? क्या ये प्रेशर आपके ऊपर भी था? देखिए, प्रेशर तो दोनों के ऊपर ही है, मतलब मेन के ऊपर भी ये रहता है कि एक एज के बाद उनको भी कमाना शुरू करना पड़ेगा। इस प्रेशर को जब हम देखें तो हम लड़कियां थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली बेटर साइड पे होते हैं कि ठीक है, वो वाला प्रेशर हमें नहीं है कि बहुत जल्दी कमाना शुरू करना है, पर उसका मतलब एक वो है कि शादी को एज अ पनिशमेंट दिखाया गया है कि अगर नहीं हो पाया तो फिर शादी करा देंगे। तो फिर मतलब उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जिंदगी का एंड तो शादी ही है, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो शादी हो जाएगी। मतलब शादी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो पनिशमेंट के बजाय मतलब उनको थोड़ा टाइम दो यार, जब वो होंगे उस चीज के लिए रेडी होंगे तो लोग खुद कर लेंगे। शादी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना डराना चाहिए उसके लिए, पर अभी तक मतलब ये सोच नहीं पहुंची है हमारे एरिया में, तो अभी तक वही है, शादी को एज अ पनिशमेंट नहीं पढ़ोगे तो वो रहेगा, पर उसको मतलब आई डेफिनेटली वांट कि वो चेंज हो जाए। एंड हाउ डू यू थिंक ये कैसे चेंज हो सकता है? इसमें सबसे बड़ा रोल तो आई गेस पेरेंट्स को थोड़ा मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका बच्चा वो कर रहा है जो मतलब शायद आपके आसपास किसी बच्चे ने अभी तक नहीं किया है, तो आपको भी वो करना होगा जो आपके आसपास किसी माँ बाप ने अभी तक नहीं किया है। तो वो दोनों ही उससे रहेगा, मतलब आप बच्चे को सपोर्ट करोगे तो बच्चा भी आपके लिए वो चीजें करेगा। बेसिकली इट्स अ म्यूचुअल गेम। हाँ, कि अगर बच्चा एफर्ट लगा रहा है तो आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और शादी में भी मतलब ऐसा नहीं है, इफ मतलब यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि शादी के बाद भी वो करियर खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद भी किया है, सिर्फ मतलब UPSC नहीं, बाकी एरियाज में भी। तो अगर मतलब कुछ लोगों के लिए होता है कि शादी पहले है करियर बाद में है, किसी के लिए करियर पहले है शादी बाद में, तो वो इंडिविजुअल चॉइस है। क्या शादी की वजह से आपकी हेल्प हुई है प्रिपरेशन को और बेहतर करने में? हाँ, ये मैं बोलूँगी कि मेरे लिए तो डेफिनेटली फायदेमंद रहा है, क्योंकि पहले इंसान अकेले रो रहा था, अभी एक कंधा मिल रहा है रोने के लिए। हाँ, और इसके अलावा भी मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अलग हैं। मुझे अभी एग्ज़ाम हो गया है, सब हो गया है, तो भी मुझे बिना बात का कोई ऐसा होता है कि ठीक है क्यों टेंशन ले रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता है, पर मैं अब भी टेंस रहती हूँ कई बार। उनका पर्सनैलिटी काफ़ी चिल है कि ठीक है अरे हो जाती हैं चीज़ें, ये हो जाएगा, तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मेरा हर चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अच्छा ये हुई है तो चीज़ें ऐसे गलत हो सकती हैं, तो उसको बैलेंस करने में भी बहुत वो रहा है। एंड आई थिंक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की रिक्वायरमेंट यही है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पार्टनर है तो लाइफ ईजी हो जाती है। नाइस। एक चीज़ जो आपने टेंस की बात किया कि यू जनरली गेट टेंस्ड,
कई सारे एस्पिरेंट को हमने ये भी देखा है कि वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई फैमिली में कोई सिचुएशन चल रही है या पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो टेंस होकर भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो यार मूड खराब है फिर भी आप किताबों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. डू यू फील कि उसमें रिटेंशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि जब आपका मूड खराब है और आप किताब के साथ में बैठे हो पढ़ रहे हो तब आप वो रिटेन नहीं कर पाओगे जितना आप खुश होकर रिटेन कर पाओगे? मतलब मेरे तो दोनों उसमें वो रहता है कि खुशी का मतलब अभी मुझे ना ऐसा हो गया कि 4-5 साल के बाद मुझे वो खुशी जाहिर करने वाला खुशी नहीं महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा मैं वो कर पाऊँ. मतलब पहले भी इतना ज़्यादा नहीं था पर अभी मुझे लग रहा है कि इस एग्ज़ाम का एक नेगेटिव साइड अगर मैं देखूंगी तो वो यही है कि शायद हम लोग खुश रहना ही भूल जाते हैं. हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो ही मैं ये करूँगी. मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे ही टाल देती थी कि नहीं जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं करूँगी, तो मैं ये चीज़ें करूँगी, तभी मुझे खुशी मिलेगा. पर अभी मतलब मेरा एक सजेशन है जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कि अब लाइफ को जीना मत भूलिए ना एग्ज़ाम के उसकी वजह से. मतलब ठीक है खुश तो रह ही सकते हो, खुश होने से कौन सा एग्जाम नहीं होगा. पर ये चीज मुझे अभी समझ आई है, उस टाइम पे मैं नहीं समझती थी कि अगर बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अगर खाने बाहर जा रहे हैं, नहीं मैं तो अभी घर पे ही रहूंगी, मैं तो पढ़ लूंगी. हालांकि 1-1.5 घंटे में मेरा ऐसा कुछ जाता नहीं, मैं भी एंजॉय कर सकती थी. पर ठीक है मतलब उसके चक्कर में मैंने इतना चीज़ों को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया ना कि अभी वो प्रेफरेंसेस बची ही नहीं है बहुत ज़्यादा. That's why there is a very famous quote like happiness is a choice. मतलब इट्स यू डिसाइड कि आपको खुश रहना है या नहीं रहना है. अब यूपीएससी के ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स क्योंकि आपने कंटिन्यूस दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ और फिफ्थ में फाइनल सिलेक्शन हुआ. तो 3 अटेम्प्ट में जब बैक टू बैक नहीं हुआ, क्या एनालाइज किया है कि क्यों आपका पेपर नहीं निकल रहा था? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई एस्पिरेंट इस वक्त इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और उनके पेपर्स नहीं निकल रहे हैं या जो एग्जाम देने वाला है तो वो कैसे अपना पेपर क्रैक कर सकता है बजाय कि वो छूट जाए, इसके बारे में बताइए. मेरा इनिशियल अटेम्प्ट में जैसे मैंने आपको बताया आशीष कि बहुत कम मार्क्स से छूट रहा था. तो एक चीज जो मैंने एनालाइज की ना, जैसे मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में प्री जो है जीएस नहीं निकल रहा था, सीसेट में निकाल ले रही थी, 2 नंबर से 1 नंबर से रह रहा था. तीसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था ना, मैंने स्टेट पीसीएस दे के आई थी तो जिसमें मैं बहुत श्योर थी कि मेरा एचसीएस का प्री हो जाएगा. ठीक है. बट वो नहीं हुआ. यूपीएससी के प्री के 10-12 दिन पहले उसका रिजल्ट आया था. उस साल मुझे याद है 10 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स था और शायद 28 या 29 सितंबर को रिजल्ट आया था हरियाणा पीसीएस का. तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि यार मुझे पढ़ना ही नहीं है. तो फिर मैं छोड़ो तैयारी वगैरह छोड़ो सब, फिर मैंने ना 5-6 दिन में इतना ज़्यादा वो हो कि मैं पढ़ी ही नहीं उन दिनों में. तो फिर वो सीसेट वगैरह, क्योंकि मैं लास्ट के 7-8 दिन में ही सीसेट प्रैक्टिस करती थी, उस टाइम पे सीसेट इतना डिफिकल्ट नहीं होता था. तो पहला झटका था जो मुझे सीसेट से लगा. पर जीएस में मैंने 113 स्कोर किया. तो मुझे एक चीज समझ आई कि यार जीएस मेरा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं डर रही हूँ. इससे पहले क्या होता था ना, मैंने जो 2018-19 के 2 अटेम्प्ट दिए, 18 में तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, 19-20 के जो 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, उनमें ये करती थी मैं कि मैं लास्ट मिनट तक पढ़ रही हूँ. एग्जाम हॉल के बाहर मैं बैठी हूँ तो भी लोग एंट्री करना शुरू कर दे रहे हैं, तब तक मैं वहां जाके पढ़ रही हूँ, नेशनल पार्क का रट्टा मार रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ. तो वो चीज मुझे तब समझ आई कि भाई मैं तो एग्जाम के प्रेशर को एग्जाम हॉल तक लेके जा रही हूँ. मतलब मैं ऑलरेडी टेंस होके ही जा रही हूँ कि अरे जो मैंने पढ़ा है कहीं उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो, जो मैंने छोड़ दिया है उसी में से आ गया तो मैं ऑलरेडी इतना टेंस होके जा रही हूँ. तो 2022 में जो मेरा पहला प्री निकला उसमें जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी थी. ओके. मैंने बाकी सब चीज़ें बंद की. अगर मुझे लग रहा था फिर भी थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा था कि नहीं यार थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, तो दीवार पे मैप था, अपना मैप देखा, इसी में से कर लो कि ठीक है जो कुछ करना है दीवार पे जितना लगा इतना कर लो, बाकी कुछ भी वो नहीं करना है. तो उसी की वजह से मुझे लगता है मैं अपना पहला प्रीलिम्स है वो निकाल पाई. और सीसेट क्योंकि मैं ऑलरेडी 21 में झटका खा चुकी थी तो मैंने सीसेट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था. ओके. तो फिर इसलिए मैं 22 और 23 दोनों सीसेट को कर पाई. नाइस. और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? लाइक कोई कोचिंग ज्वाइन किया, सेल्फ स्टडी किया, क्या किया? देखो जब ना पहले हो इनिशियली आप नहीं कर पाते हो तो आपको लगता है यार कोई भी कोर्स मिल जाए, कुछ भी हो जाए. पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्स या कुछ भी आपका एग्जाम निकलवा पाएगा, क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैंने कुछ टॉपर्स का स्ट्रेटेजी देखा कि आप इतने सारे पेपर लगा लो, ये कर लो तो हो जाएगा. तो मैंने भी वो सिमिलर चीज़ की. पर मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि भाई वो नॉलेज पार्ट की वजह से जो लोग लैक कर रहे हैं वो लोग उससे इम्प्रूव कर सकते हैं. पर जो लोग डर के बैठे हैं, जो डर के अपनी हालत खराब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मर के ही युद्ध में जा रहे हैं, तो वो लोग तो उनके लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी.
तो वो फिर जब मेरा 2021 का मतलब जीएस का स्कोर कार्ड देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, तो वो फिर मैंने वहाँ से चेंज किया कि ठीक है मतलब मेरे लिए चीज़ें अलग हैं, मुझे नॉलेज वाले पार्ट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं और डर के एटलीस्ट प्रीलिम्स में ना जाऊं। तो वहीं से मेरे लिए प्रीलिम्स जो है वो चेंज हो गया मतलब completely। नाइस। मेंस पे आते हैं कि मेंस की तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि आपने 2 बार मेंस लिखा है, ठीक है, तो मेंस का प्रिपरेशन आपने कैसे किया और सेकंड टाइम में आपने मेंस को दोनों ही बार आपने मेंस क्रैक किया है, तो मेंस क्रैक होता कैसे, उसका कोड बता दीजिए। देखिए मतलब मेंस के लिए, क्योंकि पिछली बार मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा था मेंस में, इस बार मैं इम्प्रूव कर पाई हूँ उसके लिए सबसे, और इस बार मैंने ऑनेस्टली मतलब एक फुल लेंथ लिखा होगा, ऑप्शनल के 7-8 फुल लेंथ पेपर लिखे थे, ऐसे लिखे थे 5-6, जीएस का बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था। जीएस के लिए मैं क्या प्रैक्टिस कर रही थी ना कि मैं हर रोज़ 5-6 क्वेश्चन ही कर रही थी बस। तो वो मुझे या तो मैं ऑनलाइन पेपर मिलता था कुछ फ्री इनिशिएटिव से वो कर रही थी, या फिर मतलब जो कुछ भी फ्री में मिल गया वो। और सबसे ज़्यादा जो मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है वो हुआ है एथिक्स में। लास्ट ईयर मेरा 99 था, इस साल 112 के करीब है। तो वो मैंने 2 लोग के कॉपीज यूज़ किए थे, मुस्कान डागर और विशाखा यादव मैम का, है ना। तो उन लोग का कॉपी से ही मैं क्वेश्चन ले रही थी, आंसर लिख रही थी, और फिर मैं अपने आंसर को उनके आंसर से कंपेयर करके उसी से वैल्यू एडिशन करके मैं सीख रही थी। तो मैंने ये वाले जो चीज़ है एथिक्स के लिए, ये मैंने लगभग 60-70 दिन मतलब हर रोज एक आंसर उनकी कॉपी से देखा है, लिखा है। जब वो खत्म, मतलब वो 2-2 कॉपी ही थी शायद उनकी, तो उसके बाद वो खत्म हो गई। मुस्कान की 2 कॉपी थी, आई गेस विशाखा मैम की 1 कॉपी थी, तो वो 3 ही कॉपीज थी। तो जब वो खत्म हो गई तो मैंने उनको फिर से दोबारा एक बार और लिख के देख लिया वैसे ही, तो उससे मेरा इम्प्रूव हुआ है। तो उससे मैं टाइम में लिखना सीख गई। और एक मेंस के लिए जो मेरे लिए चीज़ काम आई है कि पिछली बार ना मैं कोई भी मेंस का पेपर पूरा ही नहीं कर पाई थी, मतलब मेरा सब पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है। तो इस बार मैंने टाइम बाउंड मैनर में लिखना सीखा कि मैं अगर एग्जाम में हमें 7.5 से 8 मिनट मिलता है पर 10 मार्कर, और 12 मार्कर का वही मैं 15 मार्कर का 12 मिनट्स मिलता है। तो फिर इस बार मैंने उसको ना और 1-1 मिनट कम करके लिखना सीखा। जैसे मैं 6.5 मिनट का टाइमर डाल के और मैं एक 10 मार्कर प्रैक्टिस करती थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं 6.5 मिनट में लिख लेती थी, कुछ में ऐसा था जो कि वो 7 मिनट तक पहुंचता था, बट स्टिल वो उससे ऊपर ही था। तो ये वाला प्रैक्टिस क्योंकि मैं हर रोज कर रही थी, हालांकि मैंने फुल लेंथ नहीं लिखा था, पर ये वाला था जो मैं हर रोज प्रैक्टिस कर रही थी। तो इससे मेरा स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। और इस बार मैं ऑलमोस्ट सारे ही पेपर 5 मिनट पहले, 5-6 मिनट पहले सब पेपर मैंने खत्म कर लिया था। ऐसे तो इवन आधा घंटा पहले खत्म हो गया था। एंड आई फील दैट हेल्प्ड। हाँ, नाइस। इनके लिए बुक्स एंड रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ किया है? GS1 से शुरू करते हैं हम लोग। GS1 के लिए मैंने ज्योग्राफी के लिए मैंने, क्योंकि पहले वाजराम के येलो बुक्स यूज़ किए थे, तो फिर थोड़ा बहुत वो था, और बाकी एक PW का ज्योग्राफी का प्रहार बुकलेट करके आता है, मैंने वो यूज़ किया था। और हिस्ट्री का मैंने जो पार्ट था वो ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स थे ना मेंस का, उनसे मैंने उनका PDF ले लिया था, तो मैंने उसी से मेजरली किया है। सोसाइटी के लिए स्मृति मैम के नोट्स थे। तो यही है, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको फ्रीली मिल जाएंगी बाहर। और बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने थोड़ा बहुत किया था, पर लकीली दोनों ही साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और GS2 का वही क्लास नोट से था। और इसके अलावा करंट के पार्ट के लिए हम सब लोग मेंस 365 यूज़ करते ही हैं, वही था। इंडियन जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसको मैंने मतलब मोस्टली वही विजन का वैल्यू एडिशन का जो मटेरियल है उसी को यूज़ करके किया था। और कुछ टॉपर्स का आंसर कॉपी के लिए मतलब वो सिमिलर स्ट्रेटजी जो मैंने एथिक्स के लिए किया था, तो वो भी 10-15 क्वेश्चन मैंने थोड़ा वैसे भी लिख के देख लिया था। और IR वाला पार्ट जो है, IR के लिए मैंने विक्रम ग्रेवाल सर जो हैं उनका AIR 51 रहा है, 51 या आई गेस 50 करंटली ही इज इन इंडियन फॉरेन सर्विस। तो उनका मैंने कभी पहले जब उनका सिलेक्शन हुआ था तब मैंने उनके नोट्स को मतलब एज अ टेम्पलेट देख के मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे थोड़े बहुत। तो वो मेरा रहा था। GS3 के लिए सिमिलरली मतलब ऐसे ही मैंने बहुत सारी जगह से नोट्स उठाए हैं, तो मैं एक ऐसा बता नहीं सकती हूँ कि क्या रहा है। बट मुझे लगता है जैसे कुछ एरियाज के लिए आपको बहुत ज़्यादा उनका ज़रूरत नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सीधा कोई भी नोट्स आप उठा सकते हो, उसको एंड टू एंड करके वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत सेकंड ARC का जो रिपोर्ट है उससे उसका समरी यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। एथिक्स के लिए मैंने वही किया था, एक तो लेक्सिकॉन यूज़ किया था, दूसरा मैंने प्रहार वाला बुकलेट सिमिलरली।
उसमें से क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल थे वो था, और इसके अलावा अगेन मुस्कान डागर मैम के नोट्स थे तो वो मैंने यूज़ किए थे। तो थोड़ा सा क्योंकि पिछले मेंस के लिए तो मेरा मतलब वही था, इस साल मैंने थोड़ा सा उनके नोट्स में से थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया था, थोड़ा आंसर को इम्प्रूव किया, और ऑप्शनल के लिए मैंने टोटली अभिषेक सर के नोट्स थे। तो ऑप्शनल मेरा बॉटनी रहा है तो उसके लिए मैं टोटली उन्हीं पर रिलाई कर रही थी। नाइस। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, क्योंकि 2 इंटरव्यू दिए हैं, एक फैमिली को पता था, एक नहीं था। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बताइए, वो प्रिपरेशन आपने कैसे की? क्या आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं? क्या वो हेल्प किया है? साथ साथ इंटरव्यू हॉल में जब आप जाते हो तो क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? क्या कुछ सवाल पूछे गए और क्या आपके ऑब्जर्वेशंस है? मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था वो मुझे मतलब ऐसा इंटरव्यू देके ही मुझे पता चल गया था कि यार मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ये है ना कि बाहर से ही आपको घर से भी ये सुनने को मिल रहा है, ओ यूपीएससी का इंटरव्यू है, ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए चीज़ें, मतलब वो बाहर से ही वो डर जाता है साथ में। तो वो डर लेके मैं अंदर भी गई, अंदर भी मैं ऐसे ही बैठी। स्मिता नागराज मैम का मेरा बोर्ड था, तो अगेन क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस था तो उन्होंने लास्ट में मुझसे यही पूछा कि बेटा यू लुक सो जेंटल, डोंट यू थिंक कि कोई और सर्विस डाल देना चाहिए आईपीएस में, तो कैसे वो करोगी, उसके लिए ऐसा नहीं चाहिए कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। तो वो क्वेश्चन था जिसको मैंने अगेन थोड़ा सा, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन ऐसा था कि आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो मैंने यही बोला कि मैम पुलिस को मतलब हम ऑफन इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सेंसिटिव नहीं है, जेंटल नहीं है लोगों की तरफ। तो फिर मैंने बोला कि आई गेस दिस इज समथिंग दैट पुलिस विल नीड ना। तो शी स्टार्टेड लाफिंग कि ठीक है। और इस बार का इंटरव्यू के लिए मतलब वही मॉक इंटरव्यू तो दोनों में ही रहा था, तो मॉक इंटरव्यू एक लेवल तक ही हेल्प करता है। मतलब मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल था, मेरी फ्रेंड है विदुषी, तो मैं और विदुषी साथ में प्रैक्टिस करते थे पिछले इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग हर रोज फोन कॉल पे आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर और इसके अलावा हम लोग क्वेश्चंस भी मतलब कर रहे थे, एक दूसरे को सजेशन भी देते थे कि यार यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मेरा पर्सनली अभी तक ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, मतलब ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं नहीं कर रही थी किसी से, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिनसे मैं पढ़ाई से रिलेटेड इतना कुछ कर पाऊँ अपार्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। मैं और विदुषी करते थे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और अगेन इस बार जो सबसे बड़ा चीज़ मेरे लिए था कि डर इंटरव्यू वाला भी ठीक है ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, कि देखा जाएगा जो होगा। मतलब डर के जाओगी तो ऑलरेडी वही हाल होना है जो पिछली बार हुआ था। तो फिर इस बार इंटरव्यू भी अच्छा गया, मार्क्स भी पिछली बार से 10 नंबर ज़्यादा आए हैं। कितने मार्क्स आए? लास्ट ईयर 165 था, इस साल 175 है। ठीक है, एवरेज। अच्छा, व्हेन यू एंटर्ड द इंटरव्यू रूम तब क्या हुआ, क्या माहौल था? मतलब बोर्ड मेंबर्स को जब देखा पहली बार, तो जैसे आपने बोला कि आप डर के अंदर गए, पर जब वो अंदर गए तो वो कामनेस आ पाई वहाँ पे इंटरव्यू में? क्या कुछ हुआ है? लास्ट ईयर तो नहीं आ पाया था, माय लेग्स वर शेकिंग। इस साल तो मैं ऑलरेडी काम थी कि ठीक है। क्या कुछ पूछा गया आपसे इसके अलावा? पिछली बार जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अलग अलग एरियाज से थे, कुछ करंट से भी थे। एक क्वेश्चन ये था कि आप बता सकते हो कि किस जो एयरप्लेन है वो कैसे किस मैकेनिज्म पे काम करता है, कैसे वो उड़ता है। तो आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट, मतलब कभी शायद स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा पर ऐसा याद नहीं था। इस साल जो क्वेश्चंस थे वो मतलब 95% मेरा डेफ से ही था। अगर करंट से कुछ था तो वो एक साइमल्टेनियस सिलेक्शन था जो कि करंट से पूछा गया था, बाकी वो डेफ बेस्ड ही था। ओके, माय टॉप लर्निंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज कि आपको यूपीएससी को कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट करना चाहिए रेदर देन कि आप उससे डरो या एंशियस हो। ये मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को सीख भी लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, द मोर चांसेस आर देयर फॉर द सिलेक्शंस। इस पूरी प्रोसेस में आपने क्या सीखा है? यूपीएससी की जर्नी की अगर हम बात करें, 4-5 सालों की पूरी हिस्ट्री रही है आपकी, इस पूरे में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया है? मतलब सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली है वो यही है कि मैं हमेशा ही अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ पूरी प्रिपरेशन में। मैंने चीज़ें सीख भी ली, मतलब अभी सिलेक्शन के बाद भी मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार मुझे तो अभी तक आता ही नहीं है, ऐसे वाला फीलिंग वो हमेशा रहे। तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। इतना एग्जाम ने मुझे नहीं हराया जितना मैंने खुद को ही बार बार हरा दिया है। तो वो मैं हर रोज़ अपने मन में हर रोज़ ही हार जाती थी कि अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा।
तो वो वाली बात इसके बजाय अगर मैंने ये बोला होता था कि नहीं हो जाएगा तेरा, तो शायद मैं थोड़ा जल्दी एग्जाम मतलब निकाल लेती, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता था कि बाकी कोई भी ऐसा हर्डल मैंने फेस किया है, पर वो जो कुछ भी था वो मैं खुद के लिए खुद ही परेशानियां क्रिएट करती रहती थी। तो वो बाकी लोग अपने लिए ना करें, थोड़ा सा भरोसा खुद पे रखो और वो हो जाएगा। जब डिमोटिवेट वाले फेज में हो कि आप लो फील कर रहे हो, तब खुद को पंप इन कैसे करते थे या मोटिवेट कैसे करते थे? एक तो मतलब वही है, थोड़ा सा मेरा तो वही है इंस्टेंट, मतलब 5 मिनट रोके वो तभी हो जाता है। मैं इमोशंस को बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं होने देती हूँ कि ठीक है वो तभी हो जाएगा। पर फिर वो मैंने धीरे धीरे भी सीखा कि वो भी एक अच्छा साइन नहीं है मेंटल हेल्थ के हिसाब से कि आप हर रोज रो रहे हो एक चीज को लेके, जबकि ये आपने खुद चूज किया है अपने लिए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है कि आप इस एग्जाम के लिए। तो वो धीरे धीरे वो चीजें भी मैंने पिछले मतलब 7-8 महीने से करना शुरू कर दिया था कि नहीं भाई क्यों रोना है, मतलब अपनी पसंद का काम कर रही हो, अपनी मर्जी से पढ़ रही हो और बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हो कि पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो फिर क्यों रोना है। तो फिर वो थोड़ा सा जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया तो पढ़ाई में अपने आप ही मजा आने लगा। और अगर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बोले तो फिर आई गेस इंटरव्यू प्रिपरेशन ही है जो सबसे इंटरेस्टिंग रहता है। बाकी मेंस और प्रीलिम्स में तो वही है कि फैक्ट्स पढ़ना है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। राइट, द टर्म यू हैव यूज्ड मेंटल हेल्थ, मेंटल पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी के अंदर सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस है, क्योंकि सबको पता है कि सिलेक्शन सिर्फ 1000 का होगा चाहे फॉर्म लाखों भर जाए, स्टिल पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन कि यार ये एग्जाम आईएएस तो बन के रहूँगा। अब इसमें क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेंटल इलनेस होना वाजिब है और वो होती भी है, बट बहुत सारे लोग उसको फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है किसी एस्पिरेंट के लिए, उसका ध्यान रखना, और अगर कोई एस्पिरेंट इस वक्त डिप्रेशन के सिम्टम फेस कर रहा है, उसको उस चीज़ से कॉप अप कैसे करना चाहिए? ऐसी आशीष, मतलब मेरा खुद का ऐसा नहीं रहा है कि मैं बहुत मतलब थैंकफुली मैं मेंटली रेजिलिएंट रही हूँ कि मैं उस डिप्रेशन वाले फेज में नहीं गई। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल है वो फैमिली का तो मैं कहूँगी। दूसरा मतलब मेरा एक कांस्टेंट कंपेनियन था, वो था मेरा डॉग। तो वो रहता है आपके पास कि आप उस वाले फेज में नहीं जाते हो। और इसके अलावा मतलब मेंटल हेल्थ अगर इस एग्जाम से हम जोड़ के देखें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो सीख लो कि एग्जाम क्लियर होने के बाद आप एकदम से अलग इंसान नहीं बन जाओगे कि तब मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। वो कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना होगा, है ना, तभी आप वो कर पाओगे। और बाद में मतलब आप रियलाइज करोगे कि जो प्रिपरेशन के दिन है वो भी बहुत अच्छे थे। अभी मुझे लक्ष्मीकांत और इन सब बुक्स की मतलब मुझे अब याद आती है कि वो कितना मजा आता था पढ़ने में भी ऐसे। तो फिर उसको मतलब सजा की तरह तो मत देखो कि ठीक है अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो। अगर आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो तो अगर मर्जी से नहीं कर रहे हो, किसी सोशल कंपल्शन या किसी और वजह से कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली नहीं आना चाहिए। बाकी किसी जो चीज आपका करने का मन है वो करो, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली खुश रह के करो। क्योंकि दुखी रह के तो आप वैसे भी अपना रिजल्ट नहीं बदल पाओगे, पर खुश रह के थोड़ा लाइफ जरूर बदल लोगे। That's wonderful. एक चीज़ अगर यूपीएससी एग्ज़ाम को हम देखें, बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, साथ ही फैमिली सोसाइटल प्रेशर जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है, इन सबके साथ में एक जो गो टू चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ डिसिप्लिन। जैसा आपने पहले भी बोला, डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बारे में जब हमने बात किया तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप जो डिसिप्लिन आता है बेहतर रूटीन से। हाउ वाज योर रूटीन जिसको आपने फॉलो किया हो कि यार ये मेरा परफेक्ट रूटीन था जिसमें मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाई है? मेरा रूटीन बनाने में अगेन मेरे डॉग का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हम इंसानों का है कि हम तो अगर रात को लेट सोए हैं तो सुबह तो लेट सोने तक के उसमें रहते हैं, पर उनका तो बायोलॉजिकल क्लॉक वैसा ही है। तो वो 5 बजे उठाई देगा मुझे, 4:30-5 बजे उठाई देगा, तो उसको तो मैं वॉक पे लेके ही जाऊंगी। तो उससे वो वहाँ पे वो हो जाता था कि मेरा दिन लेट शुरू नहीं होता था। और अगेन क्योंकि मुझे फिर मतलब रात को अगर 1-2 घंटा मैंने एक्स्ट्रा किया भी है, पढ़ाई की भी है, तो फिर मैं दिन में थोड़ा नैप लेने की कोशिश करती थी। तो वो रूटीन उसी के अराउंड था कि मतलब और रात को भी मतलब मैं 10-11 बजे से पहले मैं सो जाती थी।
तो फिर वो उसी के अराउंड रहा था। मतलब इनिशियल अटेम्प्ट से मैंने कोशिश की थी कि मैं रात को सो रही हूँ या फिर वो कर रही हूँ, पर वो चीज़ें मतलब मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए बेनिफिशियल रही हैं उन्होंने। मतलब और दूसरा जो मेंटल हेल्थ वाला हम बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो वहीं से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई कि अब दिन में मैं पढ़ नहीं रही हूँ, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि रात को मैं 2-3 दिन का इकट्ठा पढ़ लूंगी, फिर वो मुझसे हो नहीं रहा है, फिर मैं अगेन उस विशियस साइकिल में फंसे जा रही हूँ, फिर मैं रो रही हूँ। तो वो सब चीज़ें इसकी वजह से हो रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि यार मतलब उतना ही टॉपिक्स रखो एक दिन के लिए जितना कर पाओ, इवन उससे भी आधा घंटा कम का अपना जो टारगेट है वो रखो ताकि उसको पूरा कर पाओ। फिर वो मोटिवेशन है वो कंटिन्यूसली आता रहेगा कि आज का पूरा हो गया तो कल का करेंगे। राइट, नाइस। और रूटीन की अगर हम बात करें तो एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम जनरली बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू ऑफ कैमरा कि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड वोहिल। वोहिल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने इस चीज़ को एनकाउंटर किया कि यार मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर इज अ लॉट ऑफ पेन दैट अ फीमेल सफर्स, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को लेकर सेंसिटिव हुआ कि यार एज अ मेल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो लेट्स से अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई दोस्त है या फैमिली में आपकी सिस्टर है, मदर है, वो लोग हर महीने एक काइंड ऑफ, आई वोंट से इट अ प्रॉब्लम, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट एक ऐसे फेज से जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिकली, कि चाहे वो इरिटेशन हो, चाहे वो मूड स्विंग्स हो, और ये चीज़ एक फीमेल के लिए चैलेंज के लिए टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर महीने। उसके साथ में फिर आपको पढ़ाई भी करनी है। ये इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात हो कि मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, और जब वो 5 दिन आपके होते हैं जब आपके मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेशन भी होंगे, तब भी आप पढ़ाई पे कैसे फोकस रहते हो? अगेन मतलब इसमें डिसिप्लिन ही है जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बाद में जाके भी, अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, बाद में सर्विस में जाके ऐसे दिन भी होंगे जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप नहीं रेस्ट कर पाओगे। और अगेन मतलब वही है कि मैं प्रिविलेज्ड ही कहना चाहूँगी खुद को कि अगर हम चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब अगर डेली वेज लेबरर हैं जो लोग, तो वो लोग, उन लोग के लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन मुझसे ना इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि जो मेंस्ट्रुअल लीव है उस पे आपका क्या वो है। तो आई गेस मतलब हर सेक्टर में अभी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वो होना पॉसिबल नहीं है, पर उसका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ऐसे लोगों को है जो कि जैसे डेली वेज अर्नर जो हैं, जिन लोगों को मतलब वो लोग फिजिकल काम भी कर रहे हैं, अगेन उनके पास वो मतलब क्लीन वाटर, सैनिटेशन, वो वाला फैसिलिटी ही नहीं है। मतलब अगर वो फैसिलिटी हो तो भी आप चीज़ें काफ़ी अब कॉप अप कर सकते हो बाकी चीज़ों के साथ। मतलब मूड स्विंग्स और ये सब तो बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले तो आपको बेसिक फैसिलिटी ही अगर नहीं मिल रही है तो आई गेस उनके लिए काम पहले होना चाहिए। धीरे धीरे वी विल इम्प्रूव ऑन द, मतलब एज वी गो अप ऑन द लेडर, तो उन चीज़ों पे भी होना चाहिए, पर स्टार्टिंग वहीं से होना चाहिए। दैट्स नाइस। व्हाट इफ यू विल गेट सिलेक्टेड एज एन IPS ऑफिसर, क्या चेंज है जो आप इस सोसाइटी के अंदर देखना चाहोगे? मतलब एक तो अगेन लॉज को थोड़ा जेंडर न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, काफ़ी सारे। अगेन मतलब इसमें मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी, मतलब ट्राई माई बेस्ट कि जो भी लॉज ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जेंडर न्यूट्रल हैं या फिर जिनका इम्प्लीमेंटेशन वैसे हो सकता है वो हो। अगेन सोसाइटी जो है उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा बदले, और एक सबसे बड़ा वही है कि एजुकेशन और इन फील्ड्स को लेके कि आप मतलब शादी को ज़िंदगी का आखिरी मकसद ना बनाओ, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन पे भी बच्चों को मौका मिले कि वो करें। और अगेन इसके बाद भी मतलब पुलिस हर एरिया में काम कर सकती है, तो फिर जहाँ पर भी मुझे लगता है कि हर एरिया का क्योंकि अलग प्रॉब्लम होगा, तो जिस भी एरिया में मैं जाऊँगी तो उन सभी प्रॉब्लम से मतलब मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी। ओके, डेफिनेटली। राखिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई फील ऑडियंस ने भी इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया होगा। वन लास्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि अगर कोई एस्पिरेंट आज हार मान रहा है कि वो इस एग्ज़ाम को छोड़ना चाहता है या लेट्स से वो नहीं कर पा रहा है उसको बार बार, उन सभी एस्पिरेंट को भी एक बार एड्रेस कर दीजिए। उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा या मोटिवेशन क्या होगा? देखिए मतलब ऐसा इस जर्नी में बहुत बार हुआ था कि जब मुझे भी लगा था कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है 2022 में ही, जब मेरा 23 मई को रिजल्ट आया था तो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। 28 मई को अगला प्रीलिम्स था, तो मैं तो 3-4 दिन में कंटिन्यूसली रो ही रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अगला प्रीलिम्स दूंगी। 26 मई को मैंने फाइनली रात को डिसाइड किया कि नहीं यार मैं प्रीलिम्स दूंगी। तो फिर अगेन मैं सीख गई थी कि यार माइंडसेट ही है जो सब चीज़ों को सही करेगा। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे चीज़ें तो फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप होना शुरू हो जाएंगी।
तो फिर अगेन मतलब अगर मैं वो प्रीलिम्स ही ना देती 23 का, तब हार मान जाती तो आज यहाँ पर होती ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है जब हम हार मानते तो हम बहुत करीब होते हैं चीज़ों के, या फिर जैसे जैसे आप मतलब अपने मंजिल के पास पहुंचते हो तो वो चीज़ें टफ होना शुरू हो जाती हैं। तो उसको उस साइन की तरह देखो कि अभी चीज़ें टफ हो रही हैं, तो शायद क्या पता यही वो साल है या फिर यही वो अटेम्प्ट है जिसमें मैं चीज़ें मतलब मैं फाइनली इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो इस माइंडसेट के साथ उसको देख सकते हो। और अगर लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होगा मेरा, जो कि मुझे भी लग रहा था इवेंचुअली कि अगर यहाँ पे नहीं होता है तो एक टाइम के बाद प्लान बी पे भी काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि और प्लान बी के साथ ना वो कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा इस एग्जाम को क्रैक करने का कि ठीक है क्या अभी मैं दूसरा ये ऑप्शन है मेरे पास, अगर यहाँ पे नहीं होता है तो फिर मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँ। आपके लिए प्लान बी क्या था? मेरे लिए प्लान बी टीचिंग था। ओके, प्लान बी की इंपॉर्टेंस पे भी मैं चाहता हूँ कि अगर पॉडकास्ट कंक्लूड हो उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात होना चाहिए। प्लान बी की इंपॉर्टेंस एक बार आप समझा दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम में हम देखते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं कर पाते हैं कि इंजीनियरिंग ले लिया या MBBS के लिए ऑप्ट कर लिया। ये सारे कोर्सेज हम इसको छोड़कर हम प्रेफर करते हैं BA BCom को, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन किया तो आई चोज BA इंस्टेड ऑफ हैविंग माई बैकग्राउंड विद PCM, मैंने BA चूज किया। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज से करेंगे तो UPSC में हेल्प हो जाएगा। उसकी वजह से ये होता है कि आपका डिग्री के बेस पे आप कोई प्लान बी परस्यू नहीं कर पाते हो, क्योंकि एवरेज कॉलेज से ग्रेजुएशन है आपका। तो प्लान बी को एड्रेस कर दीजिए, क्यों ज़रूरी है अपने करियर में प्लान बी को साथ में रखना। मतलब आई गेस कि ना आपको 1-2 सीरियस अटेम्प्ट देने के बाद प्लान बी को कंसिडर करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने भी खुद वो थोड़ा लेट रियलाइज किया कि पर ऑल्दो मैं मतलब साइमल्टेनियसली बीएड कर ही रही थी, तो आप 1 या 2 सीरियस अटेम्प्ट के बाद उस पर काम करना शुरू कर दो। वो ऐसा नहीं है कि वो आपका ध्यान वहां से वो कर देगा, क्योंकि वो ध्यान भटकना जरूरी भी है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप 15-16 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। 1-2 आपने सीरियस अटेम्प्ट दे दिया, 15-16 घंटे आपको जरूरत भी नहीं है पढ़ने का, पढ़ भी नहीं पाओगे। आपको वो ध्यान भटकाना जरूरी है, वरना अगेन उसके साइकिल में फंसते रहोगे कि नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। वो चीज है जो कि सबसे ज्यादा नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करेगी। तो प्लान बी है जो आपको बचाएगा। और अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो वही है जो बाद में सर्वाइवर भी बनेगा कि ठीक है प्लान बी के साथ जा सकते हैं। That's wonderful. Prakya, I enjoyed the conversation. I hope you and the audience have also enjoyed the conversation. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पर? काफ़ी अच्छा रहा आशीष। मतलब काफ़ी खुल के हम लोग बात कर पाए बहुत सारे इश्यूज़ पे, तो अच्छा लगा मुझे भी काफ़ी। इट वॉज नाइस, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट था जिसमें पॉडकास्ट क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा बातें ज़्यादा हो रही थी। मैंने इस पॉडकास्ट को एज अ पर्सन आपसे बात करके बहुत इन्जॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट ने आपके शेयर ऑफ इंस्पिरेशन लिए होंगे। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खुल के बात की, जो चीज़ें अब तक इस पॉडकास्ट में शायद तक नहीं हुई थी या हमारे शो पे नहीं हुई थी। मेक श्योर कि इस एपिसोड को अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो UPSC या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, और हमें कमेंट में बताइए कि और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू।